आज़म इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि तारीख का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम अपनी कौम के सामने रख रहा हूं। एहसास प्रोग्राम की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने 3 साल मेहनत करके डेटा इकट्ठा किया। साथ ही ये भी ना भूलें कि तारीख का सबसे बड़ा खसारा था जब हुकूमत हमारे हाथ आई थी। कर्ज उतारने के लिए भी पैसे नहीं थे। इतनी बुरी मईशत तारीख में नहीं थी जितनी हमें मिली। फिर कोरोना आया जिसमें दुनिया भर में अवाम मुतासिर हुए। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जैसे हमने इस सूरत हाल से डील किया। मईशत में बेहतरी के लिए सऊदीया समेत दीगर बरदर मुमालिक के भी शुक्रगुजार हैं। हमने कोरोना के साथ जैसे निपटा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्नॉलेज किया और हमारी तारीफ की। अपनी मईशत को बचाने के लिए अमेरिका के मुकाबले में हमने इंतहाई कम खर्च में मईशत को बेहतर किया। हमने अपने हर शोबे को बचाने की कोशिश की जिसमें ज़राअत, कंस्ट्रक्शन और दीगर इंडस्ट्रीज सबके लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई गई। आज किसान खुशहाल है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर खरीदे गए हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री में भी बेहतरीन काम किया गया है जो कि हमारी पॉलिसीज का नतीजा है। हमारी इंडस्ट्री सही रास्ते पर गामजन हो गई है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि महंगाई का मसला अहम है। मीडिया को थोड़ा बैलेंस करना होगा कि आलमी सूरत हाल की वजह से महंगाई हुई है या फिर हमारी हुकूमत की वजह से महंगाई हुई है। इस तमाम चीज को बैलेंस लेकर चलना होगा। दुनिया भर में 50% महंगाई हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। हमारे यहाँ 9% महंगाई हुई। बाहर से आने वाली हर चीज में महंगाई हुई है। पेट्रोल महंगा हुआ तो पाकिस्तान में भी महंगा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में 33% कीमत बढ़ी जबकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें 100% बढ़ी हैं। वजीर आजम इमरान खान का मजीद कहना था कि हमें पेट्रोल मजीद बढ़ाना होगा क्योंकि वरना हमारा खसारा बढ़ जाएगा। दुनिया भर में आटे की कीमत से पाकिस्तान में आधी कीमत है और दालें भी अगर देखी जाएं तो बांग्लादेश और इंडिया में ज्यादा महंगी हैं, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा, आपने पूरा खिताब सुना, वजीर आजम की जानिब से जो रिलीफ दिया गया वो भी और जो सूरत हाल उनकी जानिब से बताई गई। उन्होंने एक दफा फिर ये बात दोहराई है कि दुनिया भर में जितनी महंगाई है पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं है। जी आसमा। रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। मुझे तो इसमें रिलीफ जो है मैं ढूंढ रही हूँ कि सिवाय घी, आटा और जो तेल है उस पर 30% उन्होंने कहा है कि कम कीमत पे मिलेगा। जब आप घर के पास तो इस पे 30 रुपए की रियायत आपको मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अभी हम पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा करने जा रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद भी ये रिलीफ जो है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा, तजाद से भरपूर एक तकरीर थी वजीर आजम की और आवाम को मुतमईन क्या कर पाए होंगे वो इस तकरीर से, क्योंकि जो उन्होंने सबसे पहले डेटाबेस की बात की कि वो पहले नहीं था और उनकी हुकूमत ने वो डेटाबेस बना ली है जिसके बाद अब तो गरीबों तक जो है वो खुशहाली पहुंचेगी या रिलीफ पहुंचेगा। तो ये डेटाबेस जो है ये तजियाकारों के मुताबिक जो कि फाइनेंस कवर करते हैं उसके मुताबिक 2010 में ये डेटाबेस बनाई गई थी। ये इस हुकूमत से पहले ही बन चुकी हुई थी। जहां तक 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है तो उसमें उन्होंने अपने जो पुराने प्रोग्राम थे वो बताए और साथ में ये भी कहा कि रीजन के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस पूरे खित्ते में वो सबसे कम जो है वो महंगा मुल्क है, यानी महंगाई में सबसे नीचे है। इस वक्त अगर आप बांग्लादेश की उन्होंने मिसाल दी, इस वक्त वहां पे क्या महंगाई है, इन्फ्लेशन रेशो क्या है वो आप चेक कर लें और पाकिस्तान में क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और किसी भी माशी माहिर को आप पूछ लें कि इस वक्त वहाँ जीडीपी क्या है बांग्लादेश की और पाकिस्तान की क्या है, और ये भी पूछ लें कि फीसद आमदनी वहाँ क्या है और यहाँ पे क्या है। फिर अमेरिका और यूरोप की बार बार वजीर आजम ने मिसाल दी है कि अमेरिका और यूरोप के अंदर 100% पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसमें इजाफा हुआ, मगर वो ये बताना भूल गए हैं कि अमेरिका के अंदर हर आदमी को इस कोविड के दौरान में कितने पैसे रियासत ने दिए हैं। उनके जो स्मॉल बिजनेस से लेके मीडियम बिजनेस तक को किस तरह से रियासत ने सपोर्ट किया है, और ये भी बताना भूल गए हैं कि उनकी फीकस आमदनी कितनी है, यानी वहां पे कितना इजाफा होता रहा है हुआ है जिसके बाद पेट्रोलियम कीमतें और बाकी कीमतों में इजाफा वो अफोर्ड कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो है वो आमदनी कितनी है और किस हद तक है और उसके अंदर महंगाई में किस हद तक इजाफा हो रहा है। और ऊपर से
وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں آپ کو بڑھانی پڑیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کون سا ریلیف ہے جو کہ آج آپ نے پرووائڈ کر دیا ہے اور کون سی چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس وقت. یہ ایک پورا کھلا ایک متضاد قسم کا جو ایک تقریر تھی, اس سے لوگوں کو ریلیف پیکج نہیں ملا. وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اتنی ترقی کر لی, گندم میں اتنا اضافہ ہو گیا, کپاس میں اتنا اضافہ ہو گیا, گنے میں اتنا اضافہ ہو گیا, اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, وہ ہمیں معلوم ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں, ان کو پوری طرح سے لوگوں کو بتانا پڑے گا اس وقت روٹی کپڑا اور مکان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور کتنا مہنگا ہو گیا ہے. اس طرح کے جو خطاب ہیں اس سے پاکستان کے عوام کے پیٹوں کے اندر نہ تو روٹی جائے گی اور نہ ہی کچھ اور جائے گا. میرا خیال ہے کہ ریالٹی میں آنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو بھی جو گیس کا بحران ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. وہ کیوں کرنا پڑے گا؟ وزیر اعظم کو یہ ضرور بتانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے وزیر توانائی نے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ڈیل ہی نہیں کی ہے, اس معاملے کو ڈیل ہی نہیں کیا ہے. تو یہ ایک بہت المیہ ہے پاکستان کا کہ اس وقت ہم اس ریلیف پیکج کی آڑ میں جو ہے وہ یہ سننے کو ہمیں مل رہا ہے کہ ریجن میں پاکستان سب سے سستا ملک ہے. ٹھیک ہے, عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, طارق چودھری بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شوکت کراچا اور منیز جہانگیر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچا صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی اس ریلیف پیکج کے حوالے سے پرائم منسٹر کی تقریر کا آج پاکستان بھر کے میڈیا کو انتظار تھا, یا پھر جو کلعدم تحریک ہے اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں پرائم منسٹر جو ہے اعتماد میں لیں گے قوم کو, اس حوالے سے کچھ قیاس آرائیاں چل رہی تھی؟ جی تھینک یو ویری مچ. جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے کہہ دیا, کیونکہ جس دن وزیر اعظم کی تقریر کا اعلان ہوا تھا اس دن ہمیں یہ بتایا گیا تھا, وہ سچویشن تھی وزیر آباد میں, وہ مرید کے میں, وہ چناب کے پل پر, تو ایک لفظ نہیں وزیر اعظم نے کہا اس کا. یعنی جو بیسیکلی ایشو بنیاد تھا قوم سے خطاب کی وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا. ابھی عاصمہ شیرازی صاحبہ کہہ رہی تھی تضادات کا شکار تھی تقریر, جو بنیادی مقصد تھا تقریر کا وہ تو ذکر ہی نہیں ہوا اس کا اس پوری تقریر میں. قوم جاننا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے کالعدم جماعت جو ابھی تک کالعدم ہے, کب تک اس کو یہ نوٹیفائی کریں گے کہ وہ کالعدم نہیں ہے اور بونافائیڈی سیاسی جماعت بن گئی پولیس والوں کو مارنے کی, بچوں کو یتیم کرنے کی. تو ایک تو وہ لنک مسنگ تھا جس لنک کے لیے ہمیں بتایا گیا تھا کہ تقریر ہونی ہے. ابھی بھی وہ معاہدہ خفیہ ہے. ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں میڈیا والے, اور میڈیا کے وساطت سے قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ آخر آپ نے نی ڈاؤن کیا, آپ نے ان کے مطالبات مانے, اب ان کو آپ ہار پہنانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, تو کس قیمت پر؟ اس قوم نے کیا قیمت ادا کی ہے کہ اب وہ ملیٹنٹ نہیں رہیں گے, کالعدم نہیں رہیں گے, وہ اب بالکل ایک پرامن ہو جائیں گے. جو کل تک کلاشنیکوف اٹھا کر لوگوں کو مار رہے تھے وہ اب پرامن کیسے ہو جائیں گے؟ تو سب سے پہلا تو مسنگ لنک ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے خطاب کرنا تھا وہ مقصد کیا تھا, وہ مقصد آپ نے آج بتایا ہے. میں تضادات کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے وہ تو ویسے ہی رہ گئے, اور اس کے جواب نہ آنے کی وجہ سے جو مزید سوالات ابھرے ہیں ان کا جواب کوئی دے گا. ایک منسٹر کہتا ہے دوسرے نے جواب دینا ہے, دوسرا کہتا ہے تیسرے نے جواب دینا ہے, اور مفتی منیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہفتہ 10 دن تک مثبت نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. وہ پہلے یہ تو بتائیں نا کہ ہوا کیا جس کے نتائج کی آپ کو توقع ہے مثبت رکھنے کی. اب دوسری بات مہنگائی کی ہے. 3.5 سال تک آپ نے ٹرائل کیا, ایک کے بعد دوسرا بند کیا, دوسرے کے بعد تیسرا بند کیا, دوسری بار بند کیا, تیسری بار بند کیا. خورشید شاہ صاحب 2 سال جیل میں پڑے رہے, اب بالآخر ان کی ضمانت ہوئی. تو آج اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ درخواست کرنی تھی ان لوگوں سے جو آپ کی نظر میں لٹیرے ہیں, جو پیسے باہر کے لے کے چلے گئے, بھائی آپ حکومت ہیں, آپ ایک وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ لوٹی دولت واپس لائیں گے, آپ احتساب کریں گے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے اپنے طور پر تو کر دیا. آج وزیر اعظم صاحب یہ کہتے کہ یا ہمارے وہ جو ازمپشن تھی وہ مفروضے تھے وہ غلط تھے, یا ہم ناکام ہو چکے. یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. تیسری بات جو بار بار یہ حکومت لیجلی کہتی ہے, مبینہ طور پر کہتی ہے کہ دیہاتوں میں خوشحالی آئی ہے. پتہ نہیں یہ کہاں رہتے ہیں, کیا یہ حکومت کے لوگ, ان کا کوئی عوام سے رابطہ ہے؟ ان کے جو براہ راست منتخب ہو کے لوگ آئے ہیں, کیا وہ اپنے ووٹرز کو فیس کر سکتے ہیں؟
ये क्यों समझा जाता है कि देहात में हर देहाती आदमी वो लैंडलॉर्ड है, उसकी जमीनें हैं और उसको गन्ने की कीमत मिल गई, उसको गंदम की कीमत मिल गई। अभी जो वजीर आजम साहब ने ये परसेंटेज बताई, फलां फसल इतनी बढ़ गई, फलां इतनी बढ़ गई, तो फिर आप गंदम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, फिर आप चीनी इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? 2018 में जब आए तो 55 रुपीज पर किलोग्राम शुगर थी, आज तो 120 में भी नहीं मिल रही। तो वो जमीन खा गई, आसमान खा गया आपकी गंदम को। वो जो आपने चीनी को, वो जो आपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर दिए थे, आपने एक कमीशन बनाया था, वो किधर गई सारी इंक्वायरी? वो भी सामने रखी जाए। अब ये बात दुरुस्त है वज़ीर आज़म साहब की। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आसमा शिराजी ने वो रोशनी डाल दी कि जहाँ वो कीमतें बढ़ी हैं, जिनकी मिसालें देते हैं, वहाँ तो इनकम ज्यादा है लोगों की, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उनकी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स उनकी ज्यादा है। यहाँ तो आपने दो धारी तलवार से अवाम को मार दिया। एक तो डॉलर महंगा हो गया और आपके गवर्नर स्टेट बैंक इंपोर्टेड जो है वो कहते हैं कि जी वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उनको फायदा हुआ है। और भाई उनके घर वालों ने भी यहीं से चीजें खरीदनी है। वो चिकन देख लें, वो शुगर देख लें, वो फ्लोर देख लें, वो वीट देख लें, वो दालें, चावल, चने, सब कुछ। अब एक नया ड्रामा है कि जी 120 अरब रुपए के पैकेज से 13 करोड़ रुपए लोग जो है 13 करोड़ मुफीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर का ड्रामा रचाया हुआ है। कोई शय नहीं मिलती यूटिलिटी स्टोर से। इनके एमएनए जाकर खुद चेक कर लें, चीनी मिलती है वहां पर आटा मिलता है, वहां पर कुकिंग ऑयल 100 रुपया एक रात में वहां पर कुकिंग ऑयल का रेट बढ़ गया। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? उन लोगों को जो शाम को या दोपहर को जाके चीजें खरीदते हैं प्रोविजन स्टोर से, वो जाकर लोगों से आटा दाल खरीदते हैं। या आपको इल्म नहीं है कि आटा दाल का वो जो एक मुहावरा है, भाव क्या है? तो डिस्कनेक्ट है, लोगों का पता नहीं है इनको, लोगों की तकलीफ का इनको पता नहीं है। जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उनको वर्ल्ड बैंक, IMF के रेंटेड लोगों से, वो उसी पर यकीन कर लेते हैं। ये चलने वाली चीजें नहीं है, ये बिकने वाली चीजें नहीं है। अवाम को जब रिलीफ मिलता है वो नजर आता है। जब अवाम की चीखें आ रही हूँ तो रिलीफ कैसा? पहले भी तो कहते रहे ना कि हमने रिलीफ दे दिया, यूटिलिटी स्टोर बढ़ा दिए, यूटिलिटी स्टोर पे इतनी चीजें, और फिर खुद ही कहते हैं कि जी वो फला चीज डिस्काउंटेड थी, उस पे हमने रेट साहब आपने जिस तरीके से बड़ा अच्छी बात एक पॉइंट आउट की, आपने कहा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ज़राअत में इस तमाम चीजों की जो फसल है वो ज्यादा हुई थी, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई का मसला तो हल हो जाना चाहिए था, फिर चीजें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। आपका पॉइंट सामने आ गया। मुनीर से आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आज वजीर आजम का जो खिताब था, इसमें एक तो कलअदम TLP से होने वाले मुआहदे के हवाले से कोई बात नहीं की गई, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज कौम के खिताब में उसका भी जिक्र होगा, लेकिन वजीर आजम ने उसका जिक्र नहीं किया। दूसरी जानिब जिस तरीके से उन्होंने मईशत के हवाले से बात की, उस पर आपका क्या नजरिया है, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आप कह रही हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि वज़ीर आज़म TLP के हवाले से जो धरना है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये भी मईशत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप पंजाब स्पोक्स पर्सन की ट्वीट देखें तो उन्होंने बताया है कि इन दिनों में जितने दिन ये धरना रहा मईशत को कितना बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने ये खास तौर पे इसको ट्वीट किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, अनसर्टेनिटी होती है, तो रुपए की जो कदर है वो गिरती है। और हमने ये देखा है कि रुपए की कदर जो है वो काफी गिरी है। दूसरी बात ये है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, और पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा है कि किसी दिन डॉलर 165 तक जाता है, फिर वापस आता है 160 पे, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। जिसका मतलब ये है कि मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि डॉलर किस रेट पे होगा, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ आप देखिए तो जो पैकेज का उन्होंने अनाउंस किया है, तो एक बात साफ होनी चाहिए। देखिए, पैकेज से कोई ना कोई फर्क तो पड़ता है, कुछ रिलीफ तो मिलती है, मगर चंद फैमिलीज को मिलती है। मगर अगर आप ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक देखें तो जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम चीजों की, खास तौर पे जो बुनियादी अशिया की चीजें हैं, उनकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन इस वक्त 9% है पाकिस्तान के अंदर, और ये खित्ते में शायद सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। और अगर आप बाकी मुल्कों से कंपेयर करें तो बुनियादी अशिया की जो चीजें हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, मगर चूंकि हमने IMF को ये कहा था, और 6 माह पहले कहा था जब हमें ये IMF से लोन मिला था कि हम एक्सपेंसिव बजट नहीं रखेंगे, तो अब जब हम फिर से IMF की तरफ गए हैं तो उन्होंने, अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान को कि एक तो आपने अपना वजीर खजाना बदल दिया,
दूसरा ये है कि जो आपने हमारे साथ मुआहिदा किया था कि आप एक एक्सपेंसिव बजट नहीं देंगे, आपने वो एक्सपेंसिव बजट दिया है, जिसका मतलब ये है कि जो पहले आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी आप उसको नाफिज करें, नहीं तो आपको जो अगला IMF का प्रोग्राम है वो नहीं मिलेगा। इसलिए अब हम देखेंगे कि हर हुकूमत चाहती है कि कोई ना कोई सब्सिडी दे, मगर क्योंकि हमने IMF का जो प्रोग्राम है उसको 6 महीने पहले एज वी हैड सेड, एज वी हैड प्रॉमिस्ड, उसको नाफिज नहीं किया, तो अब हमें ये कड़वी गोली 6 महीने के बाद निकलनी होगी और ये ज्यादा महंगी होगी। तो इसके अंदर देखिए सिर्फ ये बात नहीं है कि आलमी दुनिया के अंदर कीमतें बढ़ी हैं, इकोनॉमी को मैनेज भी करना होता है। सर्टेनिटी जो होती है मार्केट के लिए बहुत जरूरी होती है, आपको इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लाना होता है। और तीसरी बात ये है कि अगर आप वजीर आजम अक्सर इंग्लैंड का एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि उनके बच्चे भी वहां पे रहते हैं, अगर आप इंग्लैंड की प्राइसेस से भी कंपेयर कर लें तो पाकिस्तान के अंदर जो रोजमर्रा की चीजों की कीमतें हैं वो अगर आप उनकी करेंसी से कंपेयर करें तो वो ज्यादा हैं। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। अगर आप पैकेज दे रहे हैं जरूर वो कुछ फैमिलीज को हेल्प करेगा, मगर आपने ये अपने आप से सवाल करना है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी तो नहीं है, वो तो ये चाह रहे हैं कि आपकी इकॉनमी जो है वो चल पड़े, वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे महंगाई कम हो और वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे सर्टेनिटी हो। अगर यहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी, रोज धरने होंगे तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। इसीलिए किसी भी हुक्मरान का ये कहना कि जी इकॉनमी मईशत अलग है सियासत अलग है, ऐसा नहीं है। हमने माजी में भी ये देखा है और TLP के भी हवाले से हमने ये देखा है कि अगर ये इनको कौमी धारे के अंदर लाते हैं तो मत भूलिए कि पैटर्स का रिव्यू भी आने वाला है, उसके पर क्या असर होगा। दूसरा GST प्लस स्टेटस की रिपोर्ट भी आने वाली है, उसके पर क्या असर होगा और इसका बराह रास्त असर हमारे मईशत पे होगा। मुनीर जी हमारे साथी मौजूद हैं इस वक्त, तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी मौजूद हैं। तारिक साहब 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था TLP के हवाले से वो चीज बिल्कुल मिसिंग थी, वो बिल्कुल नहीं कही गई, पूरा मीडिया इसके ऊपर फोकस किया हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 मईशत के 2 आदाद शुमार गिनाए बताए, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है वो ब्रीफ कर सकते थे। नंबर 3 तीसरी चीज जो अहम चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान में तमाम तर पॉलिसीज जो है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में चल रही है। हर आए दिन चाहे वो नैब के हवाले से हो या मईशत के हवाले से हो, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस। लेकिन वजीर खजाना ये कहते हैं कि स्टेट बैंक की जो इस्लाहात है, स्टेट बैंक की जो रिफॉर्म्स हैं उसमें हमें जो है वो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना होगा, 2/3 मेजोरिटी हमारे पास नहीं है। जबकि IMF कहता है जो आपके डिफेंस इदारे हैं उनका जो उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक के पास आने चाहिए। तो ये किस तरह का माहौल है, मईशत कैसे चल रही है, जहां डिबेट होनी चाहिए वहां हो नहीं रही है, जो चीज फंस जाती है वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेकर आते हैं, क्या है ये सब? देखिए तो जो आप कह रहे हैं ना जी, सब साथी भी कि वो TLP वाले मामले का जिक्र होना चाहिए था या जिक्र मुतवक्को था, तो कल शाम को जो काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग हुई उसमें फवाद चौधरी साहब ने, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, फिर आज सुबह भी इस बात की वजाहत तो कर दी गई थी कि ये जो आज का खिताब है ये बुनियादी तौर पर जो है एहसास रिलीफ प्रोग्राम के लिए है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और ये है और वो है। तो वो उस वक्त ही डेविएट करना शुरू कर दिया गया था, ये जो TLP वाला मामला है। अब उसके बाद देखिए आज के खिताब में बुनियादी तौर पर 3-4 खुशखबरी है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे। एक खुशखबरी तो ये है कि सर्दियों में गैस की जो कमी हो गई उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। एक तो रिलीफ पैकेज ये है। दूसरा रिलीफ पैकेज ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान फरमा दिया कि पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। इसका मतलब है कि 31 तारीख को चंद दिन पहले जो रिलीफ दिया गया था उसका ताल्लुक जो था उस माहौल से था जिस माहौल में एक एहतजाजी मुजाहरा था या धरना हो रहा था, और क्योंकि उस वक्त प्रेशर था तो उस वक्त 15 दिन के लिए एक रिलीफ दी गई। यह रिलीफ क्या देनी थी, पहले 138 रुपए की कीमत थी तो उसको एक आर्जी वक्फे के लिए नहीं बढ़ाया गया और अगले 15 दिन बाद जो हर 15 दिन बाद बदल होगा उसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो लिहाजा अपनी कमर पर उस बोझ के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी बड़ी अजीब बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी बात जो है वो मेरे और आपके ऊपर डाल दी। हम जो खबरें देते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं या जो हम तजिया करते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं कि आप जाएं और लोगों को बताएं कि ये जो महंगाई है उसकी वजह क्या है। यानी उनकी हुकूमत, उनके वज़रा, उनके इतने बड़े बड़े इदारे हैं वो बताने से कासिर हैं, उनके पास करने के और बहुत से काम है। तो ये जो है मीडिया, यानी इशारा उन्होंने ये किया कि मीडिया जो है वो माहौल पैदा करता है आवाम को, शायद ये वर्गलाता है कि महंगाई है, असल में महंगाई है ही नहीं।
चौथी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई सबसे कम है, तो फिर मेरा एक मशवरा है कि अगर हमारे यहाँ सबसे कम महंगाई है, फिर हम ये जो सस्ती चीजें जो मुझे और आपको मिल रही है जिनका हमें नहीं पता, हम ये सस्ती चीजें बाहर जाके महंगे दामों बेचें और अपने मुल्क के लिए ज़रा मुबादला खरीदें, कम से कम मुल्क की खिदमत करें। जब एक सस्ती चीज मुझे मिल रही है, तो अगर मैं बाहर बेचूंगा तो फिर मेरे मुल्क के लिए तो फॉरेन करेंसी जो है वो आएगी ना कम से कम। बिल्कुल, हमें अच्छा कारोबार करना चाहिए। आखिरी बात यह है कि अभी वो जो ज़राअत के बारे में बातें कर रहे थे, अभी शौकत पराचा साहब मौजूद हैं आपके साथ, इनका ताल्लुक भी मेरा ताल्लुक भी उस इलाके से है जिसे कॉटन बेल्ट कहते हैं। पता करने जरा कि आज से 10 साल पहले इस कुकाड़ा से लेकर वो आगे बिहाड़ी और मैसी तक कितनी कॉटन पैदा होती थी और आजकल कॉटन पैदा कितनी पैदा हो रही है। पाकिस्तान में पहले गंदम कितनी पैदा होती थी और आजकल गंदम कितनी पैदा हो रही है। और अगर वाकई ये चीजें जो है बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, वाहन मिकदार में पैदा हो रही है, तो फिर ये चीजें कहाँ जा रही हैं? हम इनको बेच के हम इनको और फिर इम्पोर्ट क्यों नहीं कमाते? बिल्कुल, फिर इम्पोर्ट क्यों किया जा रहा है? अभी एक और जो है अभी प्रेस रिलीज सामने आएगी थोड़ी देर में, जिसमें मजीद वजाहत होगी कि ये जो एहसास राशन प्रोग्राम है ये होगा क्या। तो मेरी इतला ये है, अभी थोड़ी देर में रिलीज भी आ जाएगी कि हर खानदान को ये जो 2 करोड़ खानदान होंगे उनको 1000 रुपए का कोई मखसूस किराना स्टोर होंगे या एग्रीकल्चर स्टोर भी हो सकते हैं। तो 1000 रुपए का एक मंथ में ये जो 3 चीजें हैं, चौधरी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसा हो गई? वो उसका पूरा शेर ये है कि रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी मुझ पे पड़ी कि आसान हो गई, लेकिन मसला ये है कि शेर पढ़ने से मुश्किलें आसान नहीं होती। बिल्कुल, मुश्किलें आसान होती हैं अमली तौर पर इक़दाम करने से। उन्होंने उनकी हुकूमत ने 3 साल में वो डाटा इकट्ठा किया है, जो डाटा पहले से बेनजीर तो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास भी मौजूद था और उसका नाम तब्दील करके जो एहसास रखा गया है। तो ये डाटा वैसा तो सबके पास है, डाटा बेटा खेलने से कुछ नहीं होगा। तारिक चौधरी, इसी पर मजीद भी बात करेंगे। मुनीज़ जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत पराचा ने भी हमें